नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, MD मेडिसिन, वर्तमान में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में है। आप मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर एवं यूनिट हेड के पद पर कार्यरत है। आप एडिनबर्ग UK के फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन तथा फेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन है। आपने कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज न्यूयॉर्क से HIV मेडिसिन में फेलोशिप प्राप्त की है। आपने विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं तथा डायबिटीज, संक्रामक रोगों और HIV प्रबंधन पर कई प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की है। आपके 50 से अधिक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आप कई मेडिकल पुस्तकों में अध्याय भी लिख चुके हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल राधा शर्मा ने पूछा है, बदलते मौसम में बार बार सर्दी जुकाम होने से कैसे बचा जा सकता है? क्या घरेलू नुस्खे भी मददगार होते हैं? जी, सवाल काफ़ी अच्छा पूछा है। ये जो सर्दी का मौसम होता है या बरसात का मौसम, जब भी मौसम चेंज होता है तो इस तरह के खांसी जुकाम के जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो जो वातावरण है उसमें जो वायरल जो एजेंट्स हैं या कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इसके जो बदलते मौसम के साथ वो हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। तो कई बार जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है वो भी इस मौसम में बार बार खांसी जुकाम का शिकार हो सकते हैं, या जैसे कोई नया वायरस अगर वातावरण में आए तो उसके द्वारा आप संक्रमित हो सकते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जुकाम कारक जो एंटीजेंस हैं या एलर्जेंस हैं इनसे बचा जाए। तो आप, यदि आपको एलर्जी की शिकायत है या बार बार खांसी जुकाम होता है तो आप अपने नाक मुंह को ढक कर रख सकते हैं। ऐसा वातावरण में जाने से पहले आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए तो उसके ज़्यादा क्लोज ना जाएं। क्योंकि ये जो संक्रमण है ये आपके नेजल सिक्रीशंस हैं या ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। तो आप एक रफली 3 फुट की दूरी या 1 हाथ की दूरी बना के रख सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति के जो सिक्रीशंस हैं वो आपके ओरल नेजल पैसेज में या नाक मुंह में ना जाए। तीसरा, आप यदि इस तरह के वातावरण में आपको जाना पड़ता है तो आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने कोविड के दिनों में काफ़ी किया था। तो उस समय अगर आप किसी ऐसे संपर्क में आते हैं तो बार बार अपने हाथों को साफ़ करते रहें, क्योंकि हाथों के द्वारा ये नाक मुंह पर लगकर आपके इन्फेक्शन फैला सकते हैं। जी, और वैसे भी ऐसा बोला जाता है कि एलर्जी जो है उसका एक परमानेंट कॉज इलाज नहीं होता है, आपको उससे प्रिकॉशन ही रखना पड़ता है। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इलाज उसका बचाव ही है। जो भी एलर्जन है उससे आप बच के रहें। यानी जिन लोगों को बार बार एलर्जी की समस्या होती है उन्हें जितना हो सके अपना बचाव करना चाहिए और ऐसी जगहों से, ऐसी परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए जो उनमें एलर्जी बढ़ाती है। अगला सवाल है, फ्लू और सामान्य जुकाम में फर्क कैसे पहचाना जा सकता है? मोहन जैन का प्रश्न आया है। फ्लू जो हम बोलते हैं या वो इन्फ्लुएंजा या वायरल इन्फेक्शन को बोलते हैं, और सामान्य जुकाम जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। तो जैसा कि पहले बताया मैंने, कॉमन कोल्ड वायरल भी हो सकता है और एलर्जिक भी हो सकता है। जो वायरल कॉमन कोल्ड है वो जनरली राइनो वायरस के संक्रमण से होते हैं। इसके अंदर आपको जुकाम होगी, आपको सर्दी लगेगी, खांसी हो सकती है और बुखार, कई बार हल्का बुखार भी हो सकता है। जो इन्फ्लुएंजा बोलते हैं या वायरल बोलते हैं अपन कॉमन भाषा में, वो वायरल इन्फेक्शन का एक थोड़ा बड़ा रूप है, जिसके अंदर अन्य वायरस, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है या एडिनो वायरस है, वो सब इसमें कारक होते हैं। और इसके अंदर आपको बुखार, तेज़ बुखार आ सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, खांसी जुकाम के जो सिम्टम है वो ज़्यादा सीवियर होते हैं और ये थोड़ा लंबी अवधि का होता है। तो ये कॉमन डिफरेंस है। यानी सामान्य जो बुखार होता है, वायरल होता है, वो शायद 2 या 3 दिन में ठीक होने लग जाता है, व्यक्ति रिकवर करता है। लेकिन अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है तो वो बुखार हो सकता है, लंबा चल सकता है। उसमें अन्य जो सिम्टम है बुखार के साथ, बदन में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, शरीर पे चकत्ते आ सकते हैं, आपको उल्टी दस्त भी हो सकते हैं। तो ये यदि सिम्टम आ रहे हैं तो आपको जो है कि ज़्यादा सीवियर वायरल इन्फेक्शन हुआ है। जी, जैसा डॉक्टर ने बताया, अगर बुखार के साथ आपको इस तरह के लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो उसको नकारे नहीं, हो सकता है आपको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है या और किसी तरह की भी मौसमी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं। अगला सवाल सावित्री देवी ने पूछा है, बुजुर्गों को मौसम बदलने पर जोड़ों में दर्द क्यों बढ़ जाता है और इससे बचने के क्या उपाय है?
सामान्यतः ये कहा जाता है कि जब वातावरण में बादल छाए होते हैं तो आपके जोड़ों में दर्द हो जाता है। कोई आज बादल का मौसम है तो जोड़ों में दर्द। तो यह सीधे सीधे रूप से जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उससे रिलेटेड है। जब भी वातावरण आपका बाहर का ठंडा होता है तो आपके जोड़ों में जो विस्कोसिटी है, जोड़ों में जो द्रव होता है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो जॉइंट्स मूवमेंट है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो जब जॉइंट मूवमेंट आपका हार्ड हो जाता है तो आपके जोड़ों में स्टिफनेस आती है और उसको लेकर हम बोलते हैं कि ये जोड़ों में दर्द बढ़ गया है। तो जो ये है ये सीधे वातावरण के टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसका कोई बैक्टीरिया वायरस से कोई लेना देना नहीं है। और यदि हम कुछ गर्म पानी से नहा लें या गर्म सेक कर लें तो ये जो जोड़ों की स्टिफनेस है ये दूर हो सकती है। जी, यानी ये टोटल एक वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है जी। यानी अगर जैसे मौसम में थोड़ी सी ठंडक आनी शुरू हो गई है, जैसे बारिश के मौसम में नमी भी होती है, तो जोड़ों का दर्द है वो बढ़ने लग जाता है। अगला सवाल नेहा तिवारी ने पूछा है, क्या हर मौसम में अलग अलग फल और सब्जियां खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है? जो आपने कहा है ये बिल्कुल सही है। जो फल और सब्जियां, जो विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां जो अपने आसपास अवेलेबल हैं, वो कई तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमको हमारे शरीर को पहुंचाते हैं। तो आप जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है वो तो आप किसी भी खाद्य पदार्थ से ले सकते हैं, लेकिन जो विटामिन्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक फल या सब्जी नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो आपके आसपास जो लोकल परिवेश में जो उपलब्ध फल हैं उन्हीं को आप नियमित रूप से सेवन करते रहें, तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी मेंटेन रहेगी। हमको ये नहीं करना है कि कोई एक्जॉटिक फल है। कई लोग कहते हैं कि साहब जैसे डेंगू इन्फेक्शन है या कोविड इन्फेक्शन है तो हमें कीवी खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहीं कोई साइंटिफिक इसका कोई प्रमाण नहीं है। जो भी फल आपके आसपास के लोकल परिवेश में उपलब्ध हैं, मौसम के हिसाब से जो फल आ रहे हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए और नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। 1 या 2 फल आप इवनिंग में खा सकते हैं और उससे आपका दिन भर का जो आपकी स्फूर्ति है और जो आपका मिनरल्स का जो कोटा है वो पूरा होता रहेगा। तो इस तरह से आप फल यूज़ कर सकते हैं। जी डॉक्टर, जैसे हर मौसम में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो जो मौसमी होते हैं वो खाने ही चाहिए, जैसे इन्होंने पूछा इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आजकल जो और लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा बदल गई है, लंबे लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, तो इसके अलावा भी हमें हमारी डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का, खासकर यूथ का, क्योंकि यूथ को भी आजकल कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अगर फिजिकल फिटनेस की हम बात करें तो। क्या शामिल करना चाहिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या शामिल नहीं करना चाहिए। जी। तो जो फास्ट फूड है उसमें जो हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है या हाई शुगर कंटेंट फूड है वो हमें अवॉइड करने चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं तो इनमें क्या है कि जैसे आपके 100 ml कोल्ड ड्रिंक में कम से कम 30 ग्राम चीनी होती है, तो आप एक तरह से चीनी ही पी रहे हैं और वो केवल और आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाती है। इससे किसी भी तरह का आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं होता है। कई लोग एक्सेसिव मात्रा में कॉफ़ी का सेवन करते हैं। आजकल युवाओं में ब्लैक कॉफ़ी का चलन भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो ब्लैक कॉफ़ी सीधे सीधे आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ करती है, तो आपको धड़कन बढ़ने की समस्या हो सकती है। और आप कंसंट्रेशन के लिए कॉफ़ी पी रहे हैं पर आपकी अगर धड़कन बढ़ रही तो आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में ये कई सारे आपको गैस्ट्राइटिस या कई अन्य परेशानियों का भी कारण बन सकता है। इसी तरह से हाई फैट कंटेंट फूड है तो ये हमें अवॉइड करने चाहिए। जो घर का बना हुआ भोजन है वो सबसे उत्तम भोजन है और अगर आप घर का खाना खाते हैं तो आप प्रोसेस फूड से बचते हैं। जो प्रोसेस फूड में एक्सेस मात्रा में नमक होता है उससे आप बचते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उनसे आपका बचाव होता है। तो आप घर का भोजन कीजिए, अत्यधिक स्पाइसी भोजन ना करें और वैरायटी ऑफ फूड लें, तो उसके अंदर प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो। तो इसके लिए आपको बदल बदल के फूड आइटम्स लें, दालों का सेवन भी करें। प्रोटीन के लिए आपको दूध का सेवन भी करना चाहिए। जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उनको B12 की कमी आमतौर पे हो जाती है, तो उसके लिए आपको दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नियमित रूप से लेना चाहिए। तो इसके द्वारा आप अपना बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही ड्राइड फ्रूट्स हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। बादाम या आप अखरोट हैं वो थोड़ा भिगो के खाना चाहते हैं भिगो के खा सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं। जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या मौसम बदलने से एलर्जी और अस्थमा के मरीजों पर ज़्यादा असर होता है? ऐसे समय में इन्हें किन सावधानियों की ज़रूरत होती है? अंजलि मेहता का यह प्रश्न आया है। जी अंजलि जी, जैसे मैंने पहले बताया कि जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर को अन्य जो एलर्जेंस हैं उसका सामना करना पड़ता है।
जैसे बारिश का मौसम होता है तो नमी बढ़ जाती है वातावरण में, तो कुछ लोगों के लिए ये नमी एक ट्रिगर का काम करती है, जिससे इनका जो शरीर का जो इम्यूनिटी है वो इसको रिएक्ट करती है और उससे आपको खांसी जुकाम इस तरह की जो समस्या है वो पैदा हो सकती है। तो अपने को इस मौसम में जब आपको पता हो जाता है कुछ सालों के बाद कि मुझे इस मौसम में प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे डस्ट से प्रॉब्लम होती है, या मुझे जब मौसम बदलता है, या मुझे नमी से प्रॉब्लम होती है, या मुझे पंखे की डायरेक्ट हवा से प्रॉब्लम होती है, तो हमको इससे बचना चाहिए। जो बचाव है वही सबसे बड़ा उपचार है इसके अंदर। और यदि आपको रहती है, लगातार समस्या रहती है इस तरह की, तो हम कुछ सामान्य दवाइयों के द्वारा इसको आप कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन जो एलर्जिक डिसऑर्डर है उनको कंट्रोल ही किया जा सकता है, कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मौसमी वायरल और डेंगू मलेरिया जैसे संक्रमण में शुरुआती लक्षण अक्सर मिलते जुलते होते हैं, इन्हें अलग अलग कैसे पहचाना जाए? रोहित अग्रवाल का यह प्रश्न आया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार जो ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, और इवन जो बरसाती मौसम में हमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या स्क्रब टाइफस जो आजकल काफ़ी संक्रमण देखा जा रहा है, तो इन सब में शुरुआती लक्षण आमतौर पे एक जैसे ही होते हैं। और कई बार हम चिकित्सकों को भी इसमें काफ़ी समय लग जाता है डायग्नोस करने में, क्योंकि ये सभी जो बुखार हैं, इसमें बुखार होगा, आपको खांसी जुकाम हो सकता है, उल्टी दस्त हो सकता है, और आपको खुजली हो सकती है, शरीर पे दाने निकल सकते हैं, और जोड़ों का दर्द हो सकता है। पर अगर जब थोड़ा सा जब बीमारी आगे प्रोग्रेस करती है, तो हम इसके अंदर पता लगा सकते हैं कि भाई ये मलेरिया है, या आपको चिकनगुनिया है, या डेंगू फीवर है, तो उसके अलग अलग लक्षण सामने आते हैं। तो यदि आपको इस तरह से कोई लग रहा है, तो आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए, एक बार अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, और यदि उनको लगता है तो वो आपकी जांच कराएंगे। यदि उनको लगता है कि सामान्य इन्फेक्शन है, तो वो आपको कुछ सामान्य उपचार देकर आपको घर भेज देंगे, और हो सकता है वो आपको 2-3 दिन बाद दोबारा बुलाएं, और उस समय अगर लगे उनको, अगर इनिशियली आपको डायग्नोस नहीं बन पा रहा है, तो हो सकता है 2-3 दिन बाद वो आपकी जांचें कराएंगे, और उसमें वो आपकी बीमारी सामने आ जाएगी। तो आप चिकित्सक से नियमित रूप से संपर्क में रहें, और उसी से आपका आगे ट्रीटमेंट चलता रहेगा। जी बिल्कुल, इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इनिशियल टेस्ट में बीमारी आती भी नहीं है, आपको 1-2 टेस्ट और करवाने पड़ते हैं, जिसमें आपकी एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम होती है वो सामने आती है। अगला सवाल कविता सिंह ने पूछा है, बार बार एंटीबायोटिक लेने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? क्या मौसम बदलने पर इन्हें लेने से बचना चाहिए? ये एंटीबायोटिक्स का अपने भारतवर्ष में काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एंटीबायोटिक्स आपको केमिस्ट की दुकान पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल हो जाती है। जी। तो ये एक हमारे यहाँ समाज में थोड़ा सा भ्रांति फैली हुई है कि अगर कोई खांसी जुकाम हुआ तो सीधे एजिथ्रोमाइसिन जाके कई पेशेंट तो हमें कहते हैं कि सर मैंने एजिथ्रोमाइसिन खा ली, आप कोई एंटीबायोटिक बता दीजिए, तो उनको पता ही नहीं होता कि हमने एंटीबायोटिक खा ली है। तो इससे क्या होता है, बार बार एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है कि एक तो आपको ज़रूरत नहीं होती एंटीबायोटिक्स की, हर बार वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। दूसरा जो एलर्जिक डिसऑर्डर्स है उसमें एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इन दो जगह जो मेजर जो सबसेट हैं, तो ऑलमोस्ट इनके अंदर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। एडल्ट पेशेंट्स में हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में वायरल इन्फेक्शन होता है और बाद में उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो उसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो अगर हम बार बार बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो जो वायरस या बैक्टीरिया आपको संपर्क में आते हैं वो धीरे धीरे उससे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। और बिना बात एंटीबायोटिक लेने से फिर क्या होता है कि अगली बार जब आप बीमार पड़ते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स वो आपके लिए बेअसर हो जाती है। तो एंटीबायोटिक्स आप केवल डॉक्टर्स की सलाह से ही लें, और जब अगर डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स लिखी हैं तो उसका पूरा कोर्स लें। ऐसा नहीं करें कि आपको 2 दिन में ठीक हो गया, डॉक्टर साहब ने 5 दिन की दवाई लिखी है, आपने 2 दिन एंटीबायोटिक ली, आपको अच्छा फील हुआ तो आपने एंटीबायोटिक छोड़ दी। तो पूरा कोर्स नहीं लेने पे भी ब्लड में आपके एंटीबायोटिक्स के लेवल वो कम हो जाते हैं, और फिर बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। जी, और अगर बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली तो आप कितनी भी एंटीबायोटिक्स चेंज करेंगे आपकी बीमारी नहीं ठीक होती है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो अपनी रेजिस्टेंट पावर है वो खत्म होने लग जाती है, क्योंकि उसकी एंटीबायोटिक डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अगला सवाल पूजा शर्मा ने पूछा है, इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट्स मौसम बदलने पर सच में असरदार है या यह सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा है? ये मेरा मानना है कि ये केवल एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ नहीं है। जो आपके घर में उपलब्ध भोजन है और अपने जो भारतीय जो रसोई है उसमें कई जो मसाले यूज़ होते हैं वो अपने आप में इम्यूनिटी बूस्टर हैं। जो आप हल्दी को ले लीजिए, अदरक को ले लीजिए, लौंग या गरम मसालों को ले लीजिए,
तो ये अपने पुराने ज़माने से, अपने पूर्वजों के टाइम से ये चलते आ रहे हैं और यही सबसे बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर हैं। आप भले मेथी को ले लीजिए या अदरक को, तो आपको ये जो पब्लिसिटी गिमिक्स में नहीं आना चाहिए। आप अगर हेल्दी फूड खाते हैं तो आपको किसी इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। यानी जो नेचुरल डाइट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि आजकल कई लोग इम्यूनिटी बूस्टर्स पर अलग अलग गट हेल्थ के लिए अपनी काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगला सवाल विजय तिवारी ने पूछा है, बदलते मौसम में डायबिटीज़ और हृदय रोगियों के लिए कौन सी अतिरिक्त सावधानियां ज़रूरी होती है? बदलते मौसम में जैसा कि संक्रामक रोग बढ़ जाते हैं, जो इन्फेक्शन से बढ़ जाते हैं, और जो डायबिटीज़ के रोगी हैं या हृदय रोगी हैं, इनकी नेचुरली रूप से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी सामान्य व्यक्तियों के मामले के मुकाबले कम होती है। तो इन व्यक्तियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरी या अनावश्यक रूप से आप इन्फेक्शन के संपर्क में ना आए। तो यदि कोई आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना है या हॉस्पिटल्स में जाना है या आप किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाना है, तो आप अपना डिस्टेंस मेंटेन रखें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन लगेगा तो आपके अंदर, जो कि हृदय रोगी है या डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसमें वो ज़्यादा उग्र रूप धारण कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है इसके अंदर। जी बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 18 साल है, मुझे अक्सर मौसम बदलने पर तेज सिर दर्द होता है और इतना होता है कि वह कंट्रोल में नहीं आता। इसका एक कारण क्या हो सकता है? एक पाठक का यह सवाल आया है। जानकारी इन्होंने काफ़ी कम दी है, पर अगर मौसम बदलने पर तेज सिर दर्द हो रहा है तो एक साइनस इन्फेक्शन इसके अंदर एक कॉमन बीमारी है, जिसके अंदर आपके जो नाक और मुंह के पास जो एयर स्पेसेस होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उनको साइनस बोलते हैं। और ये साइनस इन्फेक्शन से क्या होता है कि सीधे जो आपके हेड की जो नर्व्स होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं और उससे आपको हेडेक हो सकता है। तो मौसम बदलने से या जैसे एसी के सामने सीधा बैठने से अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि आपको साइनस की बीमारी हो। आप एक ईएनटी विशेषज्ञ से या फिजिशियन से मिलकर अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं। जी, और डॉक्टर, साइनस जो होता है इसकी क्या अवधि रहती है? मतलब ये कभी सही हो सकता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि साइनस पेशेंट्स जो होते हैं उनको स्मेल भी आना बंद हो जाती है, वो इतना ज़्यादा सिवियर लेवल पर भी होता है, तो क्या यह रिकवरेबल होती है ये बीमारी? साइनस रिकवरेबल तो होता है, पर ये बार बार हो जाता है। एक्चुअली साइनोसाइटिस का क्या है कि एक बार आपका, अगर आपकी साइनस की बनावट इस तरह से है कि उसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रहा, उसमें जो सिक्रेशन है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके अंदर फिर इन्फेक्शन का चांस होता है। और फिर क्योंकि ये ड्रेनेज क्लियर नहीं हो रहा तो वो जो द्रव है वो वहीं पे रह रहा है और उसमें एंटीबायोटिक भी ढंग से पहुंच नहीं पाती, तो इसलिए वो लंबा चलता है। तो अपना ये कि आप स्टीम वगैरह ले सकते हैं इसके अंदर। अपने साइनस के क्लियरिंग के लिए आपको विशेष पोजीशन बताई जाती है जिसके द्वारा आप साइनस को ड्रेनेज कर सकते हैं। और यदि आपको साइनस इन्फेक्शन है तो डॉक्टर की सलाह से आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो साइनस से निजात पाई जा सकती है। कुछ केसेस में सर्जरी की सलाह भी दी जाती है। तो यदि आपको साइनस का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है या अंदर कोई पॉलिप की समस्या हो गई है तो आपको उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जी, अगला सवाल है, मेरी उम्र 28 साल है और मैं जॉब करती हूँ। बारिश के मौसम में मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं और शरीर पर लाल धब्बे भी बन जाते हैं, जबकि मुझे कोई भी गंभीर प्रकार की समस्या नहीं है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? एक पाठक का ये सवाल आया है। इसमें ये हो सकता है कि बारिश के मौसम में कई एलर्जेंस हैं या जो कई कीटाणु हैं वो आपके शरीर के संपर्क में आ सकते हैं, तो इनके संपर्क से डायरेक्ट खुजली या चकत्ते होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया ये हो सकती है। साथ ही आपके जो स्किन है वो भी डिफरेंट एलर्जेंस को रिएक्ट करती है, तो यदि आपको कोई धूल मिट्टी से समस्या है तो वो बारिश के दिनों में वो बढ़ जाती है। साथ ही फंगल इन्फेक्शंस भी बारिश में बढ़ जाते हैं, तो फंगल स्पोर्स हैं उनके कांटेक्ट में आने से भी आपको स्किन इन्फेक्शन या स्किन इरिटेशन हो सकता है। इससे बचने के लिए है कि आप लंबे आस्तीन के कपड़े पहने और वातावरण के संपर्क में नहीं आए। यदि आप कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं या जैसे पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि कोई प्लांट्स में जो कई कीटाणु रहते हैं तो वो आपके स्किन के संपर्क में नहीं आए। तो लॉन्ग ड्रेसेस पहने और अपने लॉन्ग बूट्स पहनेंगे तो जो आपके पैरों में इन्फेक्शन है वो भी बचा सकते हैं। जी, कई लोग स्किन सेंसिटिव होते हैं, उनको रैशेस की भी समस्या हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा जलन देती है, तो इसका भी सिर्फ एक ही प्रिकॉशन है, जैसे डॉक्टर ने बताया कि आपको बचाव ही करना है। आप जहाँ पर भी जा रहे हैं अपनी क्लोथिंग उसी अकॉर्डिंग रखिए ताकि आप किसी भी जो भी ये सब कंपोनेंट्स हैं आप उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आए।
अगला सवाल है, जब भी मैं हंसता हूँ तो मुझे खांसी आने लगती है, जिसकी वजह से मैं खुलकर हंस नहीं पाता। यह समस्या क्यों होती है? इस तरह खाना खाते समय भी कई बार अचानक खांसी आने लगती है, जिसकी वजह से 1-2 मिनट तक परेशानी होती है। इसका कारण क्या हो सकता है और मुझे क्या करना चाहिए? एक पाठक का ये सवाल आया है। कुछ लोगों में ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी होती है, तो अगर वो हंस रहे हैं या खांस रहे हैं तो उसमें खांसी आ सकती है, खाना खाते समय खांसी आ सकती है। इसका एक कारण ये भी होता है कि कई बार खाना खाते समय हम जल्दीबाजी करते हैं, तो उससे भी कई बार जो आपका जो खांसी का रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि खाना कई बार श्वसन नली में जाने के संभावना बन जाती है, तो उसका एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, तो उससे खांसी आ सकती है। तो इन दोनों से बचना चाहिए। तीसरा ये है कि कई बार आप जैसे हाइपर एसिडिटी के शिकार होते हैं या आपको एसिड ज़्यादा हाई मसालों वाले स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उसके अंदर भी आपको खांसी आने की संभावना रहती है। फिर भी यदि आपको बार बार इस तरह की परेशानी हो रही है और इस तरह का कोई आपका अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो एक बार आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि वो आपका निदान कर सके कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी, जैसे डॉक्टर इन्होंने बताया हंसने वाली समस्या, वैसे काफ़ी सारे लोगों में मैंने भी प्रॉब्लम देखी है कि अगर कुछ भी हुआ, अगर वो हंसते हैं तो अचानक से या तो उनको सांस आनी बंद हो जाती है, उनकी आंखों में से पानी आ जाता है, या एकदम चेहरा पूरा लाल होने लग जाता है। तो क्या ये सब एक एलर्जी का ही साइड इफेक्ट होता है या और भी कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? नहीं, ये एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है। जब भी आप लंबा हंसते हैं तो उस समय आप सांस नहीं ले पाते हैं। जो हंसने का प्रक्रिया है उसके अंदर आपको सांस लेना मुश्किल होता है, आप केवल सांस बाहर निकालते हैं। तो अगर वो हंसी का बाउट लंबा चलता है तो उसके अंदर नेचुरल रूप से आपको सांस नहीं आती। अब कुछ लोग इसके लिए ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उनके अंदर फिर दूसरे सिम्टम्स, जैसे आपने बताया कि सांस नहीं आ रहा, दम घुट रहा है या आंखों से पानी आ रहा है, तो वो हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर एलर्जी भी हो सकती है। तो यदि जो हाइपर रिएक्टिव लोग हैं उनके अंदर जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो इसके अंदर ट्रिगर हो जाता है, तो उससे ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इसमें अगर ज़्यादा है तो आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, और हो सकता है इसमें थोड़ा आपको आराम मिल जाए। जी डॉक्टर, जैसे खांसी जो है वो भी एलर्जी का एक बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है। अगर मौसम बदलता है तो बहुत बार लोगों को खांसी की भी शिकायत होती है, लेकिन कई ऐसे केसेस आते हैं पेशेंट्स के जिसमें 4-5 महीने हो जाता है, उनकी खांसी ठीक नहीं होती, भले वो कोई कफ सिरप्स भी ले लें, और कई बार खांसते वक्त ब्लैक म्यूकस या फिर रेड म्यूकस की भी समस्या होती है। तो ये किस बात का संकेत देता है? जो लंबी खांसी है जो 1 या 2 महीने चल रही है, और इसमें 2 तरह की खांसी देखने को मिलती है। एक तो ड्राई कफ बोलते हैं, जिसके अंदर कफ नहीं के बराबर या आपको थोड़ा सा सफ़ेद रंग का हल्का सा कफ आता है, तो वो उसको क्रोनिक ड्राई कफ बोलते हैं, जो कि एलर्जी डिसऑर्डर्स के अंदर कॉमनली देखने को मिलती है। जैसे जयपुर शहर की बात करें तो जहाँ प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर जो पेड़ हैं उनसे जो एलर्जेंस है वो भी, उनकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जयपुर के वातावरण में हम देखते हैं कॉमनली क्रोनिक ड्राई कफ काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। तो एक ये हो सकता है। दूसरा, आपने बताया कि जैसे कि आपको ब्लैक म्यूकस या रेड म्यूकस आ रहा है, तो ये इसको प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। तो प्रोडक्टिव कफ अगर लंबे टाइम चल रहा है तो ये यूजुअली एक इन्फेक्शन की निशानी होती है। तो यदि लंबे टाइम तक आपको कफ खांसी है जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा कफ का प्रोडक्शन हो रहा है, या कफ में आपको ब्लड दिख रहा है, या हल्का साथ में बुखार चल रहा है, या सांस की दिक्कत है, तो हो सकता है कोई आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो, निमोनिया भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। तीसरा, जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर ही इस तरह की खांसी देखने को मिलती है। तो यदि आप स्मोकिंग करते हैं और आपको इस तरह की खांसी की समस्या है तो स्मोकिंग को तुरंत बंद कर दें। स्मोकिंग वैसे भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको स्मोक इनहेलेशन है तो उसमें कॉमनली स्मोकर्स कॉफ बोलते हैं, तो उसमें जो ब्लैक स्पुटम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो धुएं के कारण आपके स्पुटम में आते हैं। तो ये 3 मेजर कारण है लंबी खांसी के। जी, जैसे डॉक्टर, स्किन एलर्जी तो होती है जब मौसम बदलता है। कई बार लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, या फिर अचानक से डैंड्रफ बढ़ गया है, या फिर जैसे जैसे मौसम बदलता है बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये भी एक एलर्जी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होती है? जी, बालों का झड़ना या बालों में खुजली होना ये एलर्जी से रिलेटेड है काफ़ी हद तक, और अन्य कारण भी होते हैं। तो मौसम की बात करें तो इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन हो जाते हैं, या आप जैसे किसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं तो उसमें किसी संक्रमण फैल सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो इस कैपेटाइटिस इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर इसके जो बालों में इन्फेक्शन होता है तो खुजली भी हो सकती है और आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। तो उसमें
जो बाल झड़ेंगे वो एक पैच के रूप में झड़ेंगे, तो एक पैच आपके बालों में, एक बॉल्ड पैच डेवलप हो जाएगा सिर के अंदर, तो वो एक फंगल इन्फेक्शन की निशानी है। तो आप अपने फिजिशियन से या स्किन स्पेशलिस्ट से मिलकर आपके फंगल इन्फेक्शन का इलाज करा सकते हैं। जी, यानी बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और डॉक्टर, अगर मरीज़ों को रिपीटेटिव एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, लाइक हर 2 महीने 3 महीने में, तो उससे शरीर भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रिकॉशन के अलावा? अगर आपको रिपीटेडली एलर्जी की समस्या हो रही है तो एक तो आपको आपका न्यूट्रिशन का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, आपको अपना लिक्विड इंटेक अच्छे से रखना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्योंकि जब भी ज़ुकाम या छींकें आती है तो आपको काफ़ी मात्रा में आपके पानी का लॉस होता है, तो इससे आपको ड्राउजीनेस भी आ सकती है, तो आप हाइड्रेटेड रहें। तीसरा, आपके डॉक्टर्स की सलाह से आप मेडिसिन चालू करें, क्योंकि अगर रिपीटेडली एलर्जिक बाउट्स आ रहे हैं तो आपको सप्रेसिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो आपके डॉक्टर आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे और आपके सिम्टम्स के हिसाब से, आपके सिम्टम्स की ड्यूरेशन के हिसाब से उस दवाई की ड्यूरेशन वो निर्धारित करते हैं। तो यदि आपको महीने में 1-2 बार ही समस्या होती है तो वो आपको SOS बेसिस पे ट्रीटमेंट देंगे, यानी जब आपको प्रॉब्लम हो उस समय ट्रीटमेंट ले लें। पर यदि आपको कंटिन्यूसली पूरे मौसम में इस तरह की समस्या रह रही है तो आपको पूरे सर्दी के मौसम में या पूरे बरसात के मौसम के लिए वो ट्रीटमेंट देंगे, और यदि आपकी समस्या पूरे साल भर की है तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यदि आपको आपको लग रहा है कि बार बार एलर्जी की समस्या हो रही है तो आप अपने चिकित्सक से मिलें और समुचित उपचार कराएं। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड पर। धन्यवाद।